हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th चैप्टर 2 दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो इससे पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जो सब्सटेंस हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक होता है आपका प्योर सब्सटेंस, दूसरा होता है मिक्सचर। मिक्सचर के फिर हमने दो फर्दर टाइप्स देखे थे। एक होमोजेनस मिक्सचर जिसके अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो थ्रू आउट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। दूसरा जो था दैट वाज हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो थ्रू आउट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं। इसके बाद हम लोगों ने ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बारे में डिटेल से बात की थी। सो आज के लेक्चर में हम सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस की बात करेंगे कि जो मिक्सचर है वो दो या दो से अधिक चीज़ों से मिलकर बनता है, तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को कैसे सेपरेट किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर। We can separate the heterogeneous mixtures into their constituents by the means of physical method। हमें पता है कि heterogeneous mixture के अंदर जो solute और solvent है वो एक दूसरे से अलग रहते हैं, एक दूसरे के अंदर uniformly distributed नहीं होते हैं। इसी वजह से हम heterogeneous mixtures को physical method से separate कर सकते हैं, जैसे कि filtration, hand picking, sieving, छानना। जैसे आप चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती को छलनी से छान देते हैं। हैंड पिकिंग, आपकी मदर गेहूं को पिसवाने से पहले उसके अंदर से जो भी एडिशनल चीज़ें हैं उनको हैंड पिक करके निकाल लेती हैं। फिल्ट्रेशन इज अ सिमिलर काइंड ऑफ थिंग एज दैट ऑफ सीविंग। सो द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर यूजिंग सेवरल अदर टेक्निक्स। तो वो मिक्सचर जिनके अंदर चीज़ें ईजीली आप इन प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते, उनके लिए हमें कुछ डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि हैं इवेपोरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन। तो इन सब टेक्निक्स के बारे में अब हम डिटेल से देखेंगे। तो चलो आगे चलते हैं। सबसे पहली टेक्निक है इवेपोरेशन। कहाँ पर यूज किया जाता है? फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ नॉन वॉलेटाइल एंड ए वॉलेटाइल सब्सटेंस। एक ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर जो दो कंपोनेंट हैं, दोनों में से एक आपका नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट होना चाहिए और दूसरा आपका वॉलेटाइल कंपोनेंट होना चाहिए। मींस हीट करने पे जो वॉलेटाइल कंपोनेंट है वो इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट इवेपोरेट नहीं होगा। इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको एक इवेपोरेटिंग डिश लेनी है, उसके अंदर मिक्सचर डालना है, फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट एंड वाटर का। अब जो सॉल्ट है वो नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट है, वाटर जो है वो वॉलेटाइल कंपोनेंट है। जैसे ही आप उसको हीट करना स्टार्ट करेंगे, जो आपका वाटर है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन सॉल्ट वेपराइज नहीं होगा। तो पीछे आपका डिश के अंदर सॉल्ट रह जाएगा, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। दिस इज हाउ यू कैन सेपरेट द मिक्सचर। यही सेम आपकी बुक के अंदर डाई फ्रॉम इंक के केस में दिया गया है, डाई फ्रॉम इंक। अब इंक क्या है जी? Ink is a mixture of two substances, one is water and second is dye। तो डाई को सेपरेट करेंगे हम वाटर से। इसके लिए इवेपोरेशन टेक्निक यूज करेंगे। उसमें हम एक बीकर लेंगे, बीकर में पानी डाल लेंगे, ऊपर एक वॉच ग्लास लेंगे जिसके अंदर इंक डाल लेंगे। हमें डायरेक्टली इंक को हीट नहीं करना, इसलिए हम वाटर को हीट करेंगे और उसकी गर्माहट से ही ये इंक क्या होगी, हीटअप होगी, जिससे कि जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा और डाई आपकी उस वॉच ग्लास में रह जाएगी। कहाँ पे यूज होती है, कहाँ कहाँ उसकी एप्लीकेशंस है? सेपरेटिंग कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम द इंक, जो अभी हमने देखा, सॉल्ट फ्रॉम वाटर, शुगर फ्रॉम वाटर। इन सब चीज़ों को सेपरेट करने के लिए हम इवेपोरेशन टेक्निक का यूज करते हैं। मेथड क्या है? मिक्स सम इंक into water and heat it. After some time the water will evaporate leaving behind the colored substance। जो डाई है वो आपके पीछे रह जाएगी। नेक्स्ट जो टेक्निक है दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। सेपरेटिंग डेंसर पार्टिकल फ्रॉम लाइटर पार्टिकल। कई बार जो हमारे पास सॉल्यूशन होता है उसके अंदर जो सॉल्यूट है उसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, जिसकी वजह से हम उनको फिल्ट्रेशन टेक्निक की सहायता से सेपरेट नहीं कर पाते। इसीलिए हम क्या टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे? सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि जो ये लाइटर पार्टिकल्स हैं ये ऊपर की तरफ फ्लोट करने लग जाएं और जो डेंसर पार्टिकल्स हैं वो नीचे की तरफ पुश हो जाएं। इससे ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है,
एक मशीन होती है जिसके अंदर ऐसे आप टेस्ट ट्यूब्स लगा सकते हैं। दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। आपने घर में मम्मी को देखा होगा क्रीम निकालते हुए, मिल्क के अंदर से भी निकाल सकते हैं, फिर बटर निकालते हुए भी देखा होगा। इसके अंदर ऐसे टेस्ट ट्यूब्स लगा देते हैं और इसको बहुत स्पीड से रोटेट किया जाता है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है, जिसकी वजह से जो हल्के पार्टिकल्स हैं वो ऊपर की तरफ फ्लोट करने लग जाते हैं और जो डेंसर पार्टिकल हैं वो बाहर की तरफ पुश होने की वजह से वो नीचे चले जाते हैं। दिस इज हाउ यू कैन सेपरेट द लाइटर पार्टिकल्स फ्रॉम डेंसर पार्टिकल्स। मिल्क में से क्रीम को सेपरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। बटर को क्रीम में से, जो मलाई होती है, मलाई में से बटर निकालना है तो उसके लिए सेंट्रीफ्यूगेशन आप कर सकते हैं। घर के अंदर हैंड ब्लेंडर होता है, वो इसी प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है। स्क्वीजिंग आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ। आपका जो ड्रायर है वॉशिंग मशीन के अंदर, वो भी तो तेजी से घूमता है। तेजी से घूमता है तो जो वाटर है वो बाहर की तरफ पुश होता है। कपड़ा तो जा नहीं सकता क्योंकि बाउंड्रीज हैं उस ड्रायर की, और लेकिन उसमें जो होल्स हैं उनके थ्रू जो वाटर है वो प्रेशर के साथ बाहर निकलता है, जिसकी वजह से आपके कपड़े सूख जाते हैं। मेथड क्या है? मिल्क इज पुट इन ए सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन और मिल्क चर्नर एंड द क्रीम दस सेपरेट फ्रॉम द मिल्क। इसी प्रकार से क्रीम निकल आती है। जो आप फ्रेश क्रीम यूज करते हैं, जो केक्स के ऊपर आपने देखी होगी, वो मिल्क में से ऐसे ही निकाली जाती है। सेपरेटिंग फनल की सहायता से आप कौन से टाइप के मिक्सचर को अलग कर सकते हो? सेपरेटिंग फनल से आप एक ऐसे मिक्सचर को अलग कर सकते हो जिसके अंदर दो लिक्विड हैं लेकिन वो दोनों एक दूसरे के अंदर इमिसिबल है, मतलब एक दूसरे के अंदर वो मिक्स नहीं होते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटी। अब जैसे आपने क्या किया, ऑयल और वाटर ले लिया। अब जो ऑयल है वो कम डेंस है एज कंपेयर टू वाटर, तो ऑयल सेपरेट आउट हो जाएगा वाटर से और ऊपर की तरफ फ्लोट करेगा। वाटर डेंसर होने की वजह से नीचे आ जाएगा, हाई डेंसिटी लिक्विड नीचे आ जाएगा, लो डेंसिटी लिक्विड ऊपर आ जाएगा। सो दिस इज अ सेपरेटिंग फनल, जिसमें यहां पर एक टैप है, इसके अंदर उस मिक्सचर को डाल दीजिए, थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे तो लो डेंसिटी वाला लिक्विड ऊपर आ जाएगा, हाई डेंसिटी वाला लिक्विड नीचे आ जाएगा। फिर यहां से टैप को ओपन कीजिए, जब तक ये हाई डेंसिटी वाला लिक्विड सारा का सारा नीचे वाले बीकर में इकट्ठा ना हो जाए तब तक चलने दीजिए, और जैसे ही ये लिक्विड टैप के पास पहुंचे इस टैप को क्लोज कर दीजिए। सो दिस इज हाउ यू कैन सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड्स। कहां पे यूज होता है? ऑयल को वाटर से सेपरेट करने में और आयरन को आयरन ओर से, मेटल की एक्सट्रैक्शन में भी इस्तेमाल किया जाता है। मेथड क्या है? द इमिसिबल लिक्विड्स आर अलाउड टू सेटल इन द फनल। फनल के अंदर उसको छोड़ देते हैं, वो आराम से सेटल हो जाते हैं। दे सून फॉर्म सेपरेट लेयर ड्यू टू वेराइंग डेंसिटी। उनकी डेंसिटी अलग होने की वजह से वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। द फर्स्ट लिक्विड इज अलाउड टू फ्लो आउट ऑफ द फनल एंड as soon as it completely poured out, the stop cork is closed, thereby separating the two liquids from each other. स्टॉप कॉर्क को खोल दीजिए, नीचे से लिक्विड निकलने लग जाएगा। जैसे ही दूसरा लिक्विड पहुंचे स्टॉप कॉर्क को बंद कर दीजिए, दोनों लिक्विड सेपरेट हो जाएंगे। नेक्स्ट टेक्निक इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच अ सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट। सॉलिड से डायरेक्टली अगर स्टेट का कन्वर्जन गैस में होता है और वाइसा वर्सा, उसको सब्लिमेशन कहा जाता है। तो इसमें वो कंपोनेंट सेपरेट हो सकते हैं जिसके अंदर सब्लिमेबल कैरेक्टरिस्टिक हो। तो एक कंपोनेंट आपका सब्लिमेबल होना चाहिए, दूसरा नॉन सब्लिमेबल कंपोनेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक मिक्सचर लिया है अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट का। इसमें जो अमोनियम क्लोराइड है ये एक सब्लिमेबल सब्सटेंस है जो हीट करने पे डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि जो सॉल्ट है वो एक नॉन सब्लिमेबल सब्सटेंस है जो हीट करने पे डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो क्या करना है, हमको एक चाइना डिश ले लेनी है, उसके अंदर उस मिक्सचर को डाल देना है, उसको हीट करना है, ऊपर एक फनल को उल्टा रख देना है, इन्वर्टेड फनल रखनी है इसके ऊपर। जो इसका माउथ है उसको कॉटन से प्लग कर देना है ताकि जो वेपर्स हैं वो बाहर ना निकलें। जैसे ही आप इस मिक्सचर को हीट करेंगे, अमोनियम क्लोराइड बीइंग सब्लिमेबल ये डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट होगा, और जैसे ही इस फनल की वॉल्स के कांटेक्ट में आएगा, जो फनल है वो ठंडी है एज कंपेयर टू दिस मिक्सचर, तो जैसे ही वो वेपर्स इस ठंडी फनल के कांटेक्ट में आएंगे वो कंडेंस होके यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएंगे वॉल्स के ऊपर। और जैसे ही ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, इस फनल को
आराम से उतारिए और इसके अंदर से अमोनियम क्लोराइड को स्क्रैच करके बाहर निकाल लीजिए, तो आपका अमोनियम क्लोराइड सेपरेट हो जाएगा सॉल्ट से। कहाँ यूज होता है अमोनियम क्लोराइड? कैम्फर, नेफ्थलीन बॉल और सॉल्ट, आप इनमें से किसी को भी अलग कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों ही चीजें क्या हैं? सब्लिमेबल हैं। सॉल्ट नॉन सब्लिमेबल सब्सटेंस। हीट द मिक्सचर इन एन इन्वर्टेड फनल सो दैट द सब्लिमेबल कंपोनेंट्स sublimes in the air and settles over the walls of the funnel, and the non-sublimable component on the other hand is left behind. Salt non-sublimable है, नीचे रह जाएगा। जो sublimable component है आपका अमोनियम क्लोराइड, वो वॉल्स के ऊपर स्टिक कर जाएगा। नेक्स्ट टेक्निक इज योर क्रोमेटोग्राफी। क्रोमा स्टैंड्स फॉर कलर। किससे रिजेंबल करता है? कलर से, ग्रीक वर्ड में। टू सेपरेट सॉल्यूट दैट कैन डिजोल्व इन द सेम सॉल्वेंट। ऐसे सॉल्यूट्स को, एक नहीं है 2-3 है, ऐसे सॉल्यूट्स को सेपरेट करना है जो सेम सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं। जैसे जो आपकी डाई है, हमने सबसे पहले डाई को सेपरेट किया था इंक से। डाई क्या है जी? मिक्सचर ऑफ कलर। आपने देखा होगा जब भी हम किसी कपड़े को कलर करवाने जाते हैं तो उन लोगों के पास बहुत सारे कलर्स होते हैं एक बॉक्स के अंदर, और जो डिजायर्ड कलर होता है, जो हमें चाहिए है, वो इन गिने चुने कलर्स का इस्तेमाल करके वो कलर बना दिया जाता है, वो डाई बना दी जाती है। तो उसके अंदर जो डाई है उसके अंदर कई सारे कलर प्रेजेंट हो सकते हैं जो वाटर के अंदर क्या है? सॉल्युबल है। लेकिन सबकी सॉल्युबिलिटी सेम नहीं होती है। कोई इजीली सॉल्युबल होता है, कुछ देर बाद कई सॉल्युबल हो जाते हैं उसके अंदर, और कुछ काफी देर बाद सॉल्युबल होते हैं। ठीक है जी। तो सबकी सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर अलग अलग है। अब हमें क्या करना है? एक फिल्टर पेपर ले लेना है, उसमें नीचे से एक लाइन लगानी है और उसके ऊपर इंक आपको डाल देनी है। इंक में से वाटर तो वो फिल्टर पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा, अब बच जाएगी उसके ऊपर डाई। अब उसको एक ऐसे बीकर के अंदर खड़ा कर देना है फिल्टर पेपर को, और बीकर के अंदर वाटर भर देना है नीचे, उस लाइन से नीचे जहां पे हमने इंक लगाई थी। अब धीरे धीरे वाटर ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि फिल्टर पेपर वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, और वो कंपोनेंट जो इजीली सॉल्युबल है सबसे पहले वाटर के अंदर, वो सबसे पहले ऊपर की तरफ उठने लग जाएगा। उसके बाद वो कंपोनेंट ऊपर जाएगा जो थोड़ी देर के बाद वाटर के अंदर डिसॉल्व या सॉल्युबल हो जाएगा, और लास्ट में वो कंपोनेंट जाएगा जो लीस्ट सॉल्युबल है वाटर के अंदर, वो सबसे पीछे पीछे ऊपर की तरफ पानी के साथ जाएगा। दिस इज हाउ यू कैन सेपरेट डिफरेंट सॉल्यूट्स विच आर सॉल्युबल इन अ गिवन सॉल्वेंट और सेम सॉल्वेंट। कहां पे यूज होता है? सेपरेटिंग कलर कंपोनेंट फ्रॉम डाई। डाई में से कलर कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए इस्तेमाल होता है। ड्रग को ब्लड में से अलग करने के लिए इस्तेमाल होता है कि किसी ह्यूमन ने कौन से ड्रग्स लिए हैं वो पता लगाने के लिए उसके ब्लड की क्रोमेटोग्राफी टेस्ट किया जाता है। एक फिल्टर पेपर लेना है या ब्लॉटिंग पेपर ले सकते हैं। प्लेस ए ड्रॉप ऑफ इंक एट द रियर एंड। नीचे से थोड़ा सा ऊपर आपको क्या लगाना है? इंक का एक ड्रॉप लगाना है। डिप द एंड इन वाटर। उसी साइड से वाटर के अंदर डिप कीजिए। सिंस इंक इज मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कलर्स, 2 या 2 से अधिक कलर्स हैं, द कंपोनेंट ऑफ इंक विच इज सॉल्युबल इन वाटर मिक्सेज इनटू इट। जो पानी के अंदर इजीली सॉल्युबल है वो जल्दी मिक्स हो जाएगा और सबसे ऊपर की तरफ सेपरेट हो जाएगा। देन सेपरेट्स क्विकली फ्रॉम द अदर कंपोनेंट दैट आर लेस सॉल्युबल इन वाटर। जो लेस सॉल्युबल है वो उसके बाद अलग अलग लेयर्स में सेपरेट होते जाएंगे। नेक्स्ट इज योर डिस्टिलेशन। हमने देखा जो 2 इमिसिबल लिक्विड हैं उनको सेपरेटिंग फनल से सेपरेट किया जा सकता है, लेकिन अगर 2 मिसिबल लिक्विड्स हैं उनको कैसे सेपरेट करेंगे? उनको सेपरेट करेंगे डिस्टिलेशन प्रोसेस से। यहां पर ध्यान रखना जरूरी है कि जो दोनों मिसिबल लिक्विड्स हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट में अच्छा खासा डिफरेंस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि ए पहला जो लिक्विड है आपका उसका बॉइलिंग पॉइंट 70 डिग्री सेल्सियस है, तो दूसरे का कम से कम भी उससे 25 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होना चाहिए। दैट इज अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास उसका बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। अगर दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में सफिशिएंट डिफरेंस है देन यू कैन यूज दिस प्रोसेस, अदरवाइज हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर मिक्सचर है किसका? 2 मिसिबल लिक्विड्स का। किसका मिक्सचर है? 2 मिसिबल लिक्विड्स का मिक्सचर है। फॉर एग्जांपल एसीटोन और वाटर। क्या है? एसीटोन और वाटर। अब जैसे ही आप इसको हीट करेंगे, एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो एसीटोन का जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट रीच होगा हीट करने पे, हम थर्मामीटर में देख लेंगे उसको,
तो एसीटोन वेपराइज होगा। फिर यहाँ पर कंडेंसर है, कंडेंसर क्या करता है, वेपर्स को वापस लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। ठंडा पानी जा रहा है, जैसे ही ठंड के कांटेक्ट में आएंगे वो दोबारा क्या हो जाएंगे, कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट रीच होने से पहले सारा का सारा एसीटोन इधर दूसरे बीकर में इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है जी, और वाटर आपका पीछे रह जाएगा। तो इस तरीके से आप दो मिसेबल लिक्विड्स को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। मेथड क्या है, द मिक्सचर इज हीटेड इन ए डिस्टिलेशन apparatus, द वन सब्सटेंस विद लोअर बॉइलिंग पॉइंट इवेपरेट्स फर्स्ट, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले इवेपरेट होगा, कंडेंस हो जाएगा और दूसरे बीकर में कलेक्ट हो जाएगा बिफोर कि दूसरा जो लिक्विड है जिसका हायर मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो बॉइलिंग पॉइंट रीच हो। दूसरे के बॉइलिंग पॉइंट रीच होने से पहले ही वो दूसरे बीकर में इकट्ठा हो जाएगा। दो प्रकार की डिस्टिलेशन होती है, एक सिंपल और एक फ्रैक्शनल। जो अभी हमने ऊपर देखी वो सिंपल डिस्टिलेशन थी, जिसके अंदर उन दो मिसेबल लिक्विड्स को सेपरेट किया जाता है जिनके बॉइलिंग पॉइंट में सेटिस्फैक्टरी डिफरेंस होता है। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वहां पर इस्तेमाल किया जाता है जहां पर जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो 25 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस से क्या हो, कम हो। दोनों लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में 25 केल्विन से कम का डिफरेंस होगा तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करेंगे। और इसी प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है एयर के कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए। कोई फर्क नहीं होता, डिस्टिलेशन वाले मेथड के अंदर हम क्या लगा देते हैं, ऊपर एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा देते हैं जिसके अंदर ग्लास बीड्स होती हैं। और ग्लास बीड्स क्या करती हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं ताकि जो लिक्विड के वेपर्स बन रहे हैं वो जल्दी से कंडेंस होकर सेपरेट आउट हो जाएं, इससे पहले कि जो दूसरा नीचे लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट रीच होने से पहले लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाला लिक्विड पूरा इवेपरेट होकर कंडेंस हो जाए, ताकि दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो। सिर्फ एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम ऊपर लगाई जाती है जिसमें ग्लास बीड्स हैं जो सरफेस एरिया को बढ़ाती हैं टू इंक्रीज द रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो इसी का इस्तेमाल किया जाता है एयर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को उससे अलग करने के लिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सबसे पहले क्या किया जाता है, एयर को डाला जाता है, फिल्टर किया जाता है। फिर बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, प्रेशर को बढ़ा के टेम्परेचर को कम करके हम क्या कर सकते हैं, हम गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया जी, हमने टेम्परेचर को कम कर दिया, प्रेशर को बढ़ा दिया। इससे जो हमने एयर ली थी वो क्या हो गई, कंप्रेस हो गई। क्या हो गई, कंप्रेस हो गई। जैसे ही हम एयर को कंप्रेस करेंगे तो हम जानते हैं कि जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है ये एक सब्लिमेबल सब्सटेंस है, तो ये ड्राई आइस मींस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में सेपरेट हो जाएगी, क्योंकि ये सॉलिड की फॉर्म में है और बाकी सभी गैसेस किसकी फॉर्म में बनी हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हुई हैं। इसीलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बाकी सभी गैसेस से सेपरेट आउट हो जाएगी। इसके बाद जो लिक्विफाइड गैस हैं उनको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में भेजा जाता है, जहां पर टेम्परेचर अलग होने की वजह से सभी जो गैसेस हैं वो अलग अलग लेवल पे क्या हो जाएंगी, सेपरेट आउट हो जाएंगी। जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है वो सबसे पहले सेपरेट आउट होगी, उसके बाद दूसरी, और सबसे लास्ट में आपकी कौन रह जाएगी, ऑक्सीजन रह जाएगी, जो लिक्विड फॉर्म में आपको मिलेगी। और इसी लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल फिर फर्दर बहुत सारे प्रोसेसेस के लिए किया जाता है। यहां पे आप देख सकते हैं चैम्बर के अंदर। सो क्या कहता है इसके अंदर, कंप्रेस एंड कूल द एयर बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। यहां पे दो वर्ड्स गलत हैं, इनको ठीक कर लीजिएगा। प्रेशर को इंक्रीज करके टेम्परेचर को रिड्यूस करके हम एयर को क्या कर सकते हैं, लिक्विफाई कर सकते हैं, आपको लिक्विड एयर मिल जाएगी। लिक्विड एयर इज वार्म्ड अप स्लोली इन ए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन apparatus, जिसकी वजह से वो अपने सेवरल कंपोनेंट्स में सेपरेट आउट हो जाएगी डिपेंडिंग अपॉन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द कंपोनेंट। जो कंपोनेंट है उनके बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे वो सेपरेट आउट हो जाएगी। नेक्स्ट टेक्निक इज क्रिस्टलाइजेशन, प्यूरिफाइंग सॉलिड्स।
जो इम्प्योर सॉलिड होते हैं उनको प्यूरिफाई करने के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड का यूज करते हैं. इन द क्रिस्टलाइजेशन मेथड वी कैन ऑब्टेन अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन. हम किसी भी सॉलिड को प्योर फॉर्म में ऑब्टेन कर सकते हैं क्रिस्टल की फॉर्म में, ठीक है, फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन. जैसे आपको इम्प्योर कॉपर सल्फेट दिया गया, इम्प्योर, अब इससे हमको कॉपर सल्फेट के प्योर क्रिस्टल्स बनाने हैं. तो हम क्या करेंगे, पहले कॉपर सल्फेट को डिसॉल्व कर देंगे वाटर के अंदर, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना देंगे उसका. उसके बाद हम उसको धीरे धीरे हीट करना स्टार्ट करेंगे जब तक कि जो सॉल्यूशन था वो 1/3 ना रह जाए. फॉर एग्जाम्पल आपने 30 ml सॉल्यूशन लिया था, इसको हीट कर करके हम कितना कर लेंगे, 10 ml कर लेंगे. फिर उसको ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे और जब हम अगले दिन आके देखेंगे तो उसके अंदर आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स देखने को मिलेंगे. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन, जिसमें क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन होती है. एप्लीकेशन क्या है, सॉल्ट को, जो समुद्र का पानी है, सी वाटर है, उससे जो सॉल्ट ऑब्टेन किया जाता है उसको प्यूरिफाई किया जाता है क्रिस्टलाइजेशन के जरिए. प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर सल्फेट मेथड क्या है, जो इम्प्योरिटीज हैं सब्सटेंस के अंदर वो फिल्टर आउट हो जाएंगी. जैसे आपने इसमें डिसॉल्व किया, इसको फिल्टर पेपर से छाना, तो जो इम्प्योरिटीज हैं वो फिल्टर पेपर पे रह जाएंगी. वाटर जो है वो इवेपोरेट किया जाएगा टू ऑब्टेन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन. इसके बाद उसको कवर करके फिल्टर पेपर से एज इट इज छोड़ दिया जाएगा. कुछ समय के बाद आपको उसके अंदर प्योर सॉलिड के क्रिस्टल्स देखने को मिलेंगे. तो कुछ बेनिफिट होता है क्रिस्टलाइजेशन का इवेपोरेशन के ऊपर, कि प्रोसेस तो एक जैसा सा है लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंस है. इज इवेपोरेशन बेटर देन क्रिस्टलाइजेशन? क्या इवेपोरेशन क्रिस्टलाइजेशन से बेटर है? नहीं जी, क्रिस्टलाइजेशन इज बेटर एज कंपेयर टू इवेपोरेशन. सिंपल इवेपोरेशन इज नॉट बेटर देन क्रिस्टलाइजेशन बिकॉज कुछ सॉलिड ऐसे हैं जो डिकम्पोज हो जाते हैं एक्सेसिव हीट की वजह से. जब आप उसको हीट करते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल जो शुगर है, अगर आप उसको ज्यादा हीट कर देंगे तो वो जल जाएगी, चार्ड हो जाएगी. इफ आफ्टर फिल्ट्रेशन सम इम्प्योरिटीज रिमेन इन द सॉल्यूशन दे कैन कंटामिनेट द सॉलिड. फिल्ट्रेशन करने के बाद भी अगर कोई इम्प्योरिटी रह गई है सॉल्यूशन के अंदर तो वो आपके सॉलिड को कंटामिनेट कर सकती है, मतलब अभी भी आपको प्योर नहीं मिलेगा. देयरफॉर वी वुड नॉट ऑब्टेन अ प्योर सब्सटेंस. लेकिन क्रिस्टलाइजेशन में जब क्रिस्टल बनते हैं तो वो इम्प्योरिटीज बीच में रह जाती हैं, कभी भी क्रिस्टल के बीच में नहीं आती हैं, ठीक है. इसीलिए क्रिस्टलाइजेशन इवेपोरेशन से बेटर होता है. दो प्रकार के चेंजेस होते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस क्या हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस सच एज रिजिडिटी, कलर, फ्लूइडिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, हार्डनेस, जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टीज जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनको फिजिकल प्रॉपर्टीज कहा जाता है. और कोई भी चेंज जो किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज करे उसको फिजिकल चेंज कहा जाता है. फिजिकल चेंज, व्हेन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस चेंज इट इज नोन एज फिजिकल चेंज. व्हेन वी कन्वर्ट a substance from one state to another such as solid into liquid or vice versa, it is also a physical change. फिजिकल चेंज होता है जी चेंज ऑफ स्टेट. आपने सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, आइस से आपने उसको लिक्विड वाटर में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कोई चेंज हुआ? नहीं. पहले भी इसका फॉर्मूला H2O था, अभी भी H2O है. तो इसकी स्टेट में चेंज हुआ है, और स्टेट में चेंज क्या होता है आपका? एक फिजिकल चेंज होता है. एज ओनली द फिजिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस विदाउट अफेक्टिंग द केमिकल नेचर. केमिकल नेचर में कोई चेंज नहीं हुआ. चेंज ऑफ आइस इनटू वाटर, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर रिमेन द सेम. वाटर है भाई, वही प्रॉपर्टीज रहेंगी, तो इसीलिए वो फिजिकल चेंज है. केमिकल चेंज क्या होता है? जब भी किसी भी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज आता है उसको केमिकल चेंज कहते हैं. The chemical nature of a substance is known as its chemical property. किसी भी सब्सटेंस का जो केमिकल नेचर है उसको उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कहा जाता है. जैसे कि उसका ऑर्डर, उसकी स्मेल क्या है, उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, किस एलिमेंट से मिलके बना है, कितने एलिमेंट्स हैं, किस रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं. तो केमिकल चेंज क्या होगा? When the chemical properties or chemical composition of a substance get altered, इट इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज. उसको क्या कहते हैं? केमिकल चेंज कहते हैं. उसी को केमिकल रिएक्शन भी कहा जाता है, जो आप क्लास 10th में कंप्लीट एक इसके ऊपर चैप्टर पढ़ेंगे. जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, जलाने के बाद ऐश मिल गई,
हमेशा न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है केमिकल चेंज के अंदर और प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हो, वाटर का आइस बना दिया, फिजिकल चेंज है, ठीक है। आपने क्या किया जी, यहाँ पर केमिकल चेंज देख सकते हो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू वाटर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से वाटर बनाया गया है, ये क्या है, एक केमिकल चेंज है क्योंकि इसके अंदर न्यू सब्सटेंस बना है। इनिशियली इट वाज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाउ इट इज वाटर। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।